बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब और इनके साथ आज गुफ्तगू होगी अमरीकी सदारती इंतखाबात के ऊपर। जो नताइज अब तक हमारे सामने आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर जीत चुके हैं। 270 का बैरियर उन्होंने क्रॉस कर लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये जो जीत है और इस बड़े क्रूशल स्टेज के ऊपर उनका दोबारा से सदर मुमलिकत मुंतखब होना, अमरीकी सदर बनना, इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की भी बात करेंगे और पूरी दुनिया का जो माहौल है वो इसके बाद किस तरह तब्दील होगा, क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी ओवरऑल पूरी दुनिया में, इसके हवाले से बताइएगा। ईसा नकवी साहब, आप क्या देख रहे हैं ये जो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं, जो नताइज अब हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों का तो ये अंदाज़ा नहीं था, जो हम सर्वेस देख रहे थे। कमला हैरिस बहुत ज़्यादा फेवरेट बताई जा रही थी उन सर्वेस के मुताबिक, मगर आज जो नताइज आए हैं उस पर वो काफ़ी पीछे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का आना आप क्या समझते हैं, किन मुल्कों के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकता है? मेरा ख्याल है कि आपको सर्वेज नहीं देखने चाहिए थे, आप मेरी वीडियोस देख लेते, आपकी तसल्ली हो जाती। आई हैव बीन सेइंग इट सिंस 9 जनवरी 9 जनवरी 2024 से मैं तकरीबन हर वो वीडियो जो अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर फोकस्ड की है, उसमें एक बात मैंने हमेशा कही है कि डोनाल्ड ट्रंप के और ओवल ऑफिस के जो बैजवी दफ्तर है, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर दफ्तर कहा जाता है, और वहाँ पर बैठा हुआ शख्स जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा होता है, उसके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सिर्फ इलेक्शन के दिन का फासला बाकी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप असैसिनेट नहीं हो जाते, अगर डोनाल्ड ट्रंप जिंदा रहते हैं, ये मैंने बात बार बार कही थी, ये लोग जो इसको मिक्सअप कर रहे थे वो अमेरिका की शायद हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है, अमेरिका के कल्चर से वाकिफ़ नहीं है। एक तो ब्राउन होना, हाफ कास्ट होना और इमिग्रेंट उसमें होना, ओबामा वॉज एन एक्सेप्शन, और फिर खातून होना। जब हिलरी क्लिंटन की वेव चल रही थी 2016 में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको आउटस्मार्ट कर दिया था। और बाद में जितनी भी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं, कैरी आउट हुई हैं, वो ये बात जो है इस फैक्टर को इग्नोर नहीं करते कि खातून होना, वैसे तो अमेरिकन सोसाइटी इक्वालिटी, बराबरी, खवातीन, उनकी नुमाइंदगी, इस सब पे बिलीव करती है, बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग देयर लीडर्स, खवातीन को वो मजबूत लीडर नहीं तस्वुर करते। जो माचो मैन का कॉन्सेप्ट है कि लीडर जो है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें हिलरी क्लिंटन जो है वो मार खा गई थी। तो कमला हैरिस जो एक्चुअल कैंडिडेट भी नहीं थी, इनका चांस, जो बाइडन जो है वो एक्चुअल कैंडिडेट थे, पहले सदारती मुबाहिसे में उससे फिगर्स गड़बड़ हो गए, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं बात क्या कर रहा हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका मजाक उड़ाया। उसके बाद विद इन द पार्टी उनके खिलाफ बगावत हो गई थी, कू हो गया था कि आप इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, वापस हो। उन्होंने उनको विड्रॉ किया, नॉमिनेशन विड्रॉ की, और फिर कमला हैरिस का आना। और कमला हैरिस के लिए देखिए ना, आपके सामने एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आ गई। पाकिस्तान में आपने जिस पार्टी में हवा भरी थी, वो जो साइकिल वाला पंप हवा भरने वाला जाहिर है कि लगा के मीडिया ने भी हवा भरी थी, सर्वेज भी आ रहे थे, नून लीग की पॉपुलैरिटी फलाना, 60 सीटों के ऊपर यहाँ पर विक्ट्री स्पीच कर दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप वेटेड फॉर 270 टू बी क्रॉस्ड एंड टू बी डबली श्योर कि ये हो जाएगा, एंड देन ही मेड हिज विक्ट्री स्पीच। अब हम इसको बड़ा माइक्रोस्कोपिक लेंस से देख रहे हैं, और फिर हर शख्स जो है वो जाहिर है कि एक्सपर्ट भी बन गया ना अब इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, और अमेरिका और आलमी दुनिया के ताल्लुकात का। देखें, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिन लोगों के लिए होगा ना, वो एक्चुअली द बिग वाइट डैडी इज आउट। यस, द बिग वाइट डैडी फॉर सो मैनी कंट्रीज। ये जो द बिग वाइट डैडी की टर्म है ना, ये शायद कुछ लोग ना समझ पाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बहुत सारी जो रिजीम्स का बेसिकली बाप बन के बैठा था, वो साया चला गया। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आउट हुई है, कमला की एडमिनिस्ट्रेशन थी नहीं, शी वॉज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बेसिकली बहुत सारी रिजीम्स की बिग वाइट डैडी बनी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जब मैं सोचता हूँ कि परेशान लोग कौन होंगे, तो सबसे पहले मेरे जहन में जिस शख्स का नाम आता है वो है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। फिर मैं सोचता हूँ आलमी मंजरनामे पे और कौन परेशान होगा, तो मुझे पता है, मेरे जहन में आता है कि ब्राज़ील का लूला डे सिल्वा जो है वो इस वक्त बहुत परेशान होगा। जायर बोल्सोनारो खुश हो रहा होगा, विक्टर ऑर्बन वुड बी हैप्पी, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस वक्त, अगर कोई यानी कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के फुटेज अगर कहीं से सामने आ जाए, उनके चेहरे पे आपको एक मुस्कुराहट नजर आएगी। इमरान खान के चेहरे पे आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, जो नजर नहीं आएगी किसी को। हाँ, जाहिर है कि नजर नहीं आएगी।
देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन फर्स्ट, और ऑब्वियसली ये मैं ओवरनाइट चेंज की बात नहीं कर रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी क्लियर हैं। इलीगल इमिग्रेशन के हवाले से उसकी लेयर्स हैं कि क्या सबसे पहले होगा, 20 तारीख तक क्या होगा, अमेरिका फर्स्ट नंबर 1, उसकी पॉलिसी एक्सट्रोवर्ड होने के बजाय इंट्रोवर्ड हो जाएगी। सही। अमेरिका फर्स्ट अलायंसेस को जो बाइडन ने आने के बाद 4 फरवरी 2021 सबसे पहला विजिट किया था स्टेट डिपार्टमेंट का, वहाँ पर उसने जाकर कहा था अमेरिका इज़ बैक, डिप्लोमेसी इज़ बैक, डिप्लोमेसी इज़ बैक। मैं अपनी ओल्ड अलाइंसेस को रिपेयर करूँगा, नई अलाइंसेस फोर्ज करूँगा, और चीन जिसको मैं अपना सबसे संजीदा हरीफ समझता हूँ उसका रास्ता रोकूँगा। और उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। जो बाइडन ने पैसा, क्लाइमेट ज़ाहिर है कि फोकस ट्रंप के फोकस से आउट है, उसने पैसा लगाना शुरू किया। जो नेटो ममालिक हैं उनके लिए 2% ऑफ देयर जीडीपी उन्होंने लगाना होता है नेटो के एक्सपेंसेस के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में रोक दिया था। जो बाइडन ने आगे वो बहाल किया, पैसों का रुख उधर चला गया। जो 5 आइज अलायंस है उसको धचका लगेगा, ऑकस को, क्वाड को, नेटो को, यूरोपियन यूनियन को, अमेरिकाज, तमाम के तमाम रीजन्स के हवाले से एक ग्रेजुअल चेंज अब आपको आना दिखना शुरू हो जाएगी। मतलब उनकी अपनी प्रायोरिटी जो है वो अमेरिका ही हो। पहले तो आप जरा इंटरनेशनली देख लेना, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जो बाइडन, उनके दरमियान ऑब्वियसली एक डिफरेंट वो है, और डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि ये यूक्रेन के इस डिज़ास्टर में इसका जोकर का बड़ा किरदार है। लूला डी सिल्वा या ब्राज़ील की जो पॉलिटिक्स है गुज़श्ता 4-5 साल की, उसमें और पाकिस्तान में बहुत सारी मुमासलतें। विक्टर जो जायर बोल्सोनारो है वो ट्रंप के बहुत करीब था। लूला डी सिल्वा जेल में था। लूला डी सिल्वा पे बेनामी प्रॉपर्टीज, ऑफशोर अकाउंट्स और अपार्टमेंट्स बेनामी के केस थे। उसको कैसे जेल से निकलवाया गया, जायर बोल्सोनारो कैसे हारा, वहाँ पर मुतशद्दिद मुजाहिरे और वो सारा सिलसिला। अगर आप इन दोनों के नाम ना लें तो मुझे तो लगता है हम पाकिस्तान की बात। और लूला डी सिल्वा जो है वो जिसको कहा था कि ही इज डन एंड डस्टेड, वो प्रेसिडेंट बन गया जो बाइडन के तो फैल। फिर ऑब्वियसली ट्रंप का जो स्टाइल है वो स्टाइल क्या था, जब हम ये जाहिर है कि हमने तो उसको बड़ा क्लोजली कवर किया है फॉरेन ऑफिस में एज ए बीट रिपोर्टर रहते हुए भी और अदरवाइज भी मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स के एतबार से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका स्टाइल ये है कि वो कहता है कि विक्टर ऑर्बन इज़ माई ट्विन ब्रदर, जायर बोल्सोनारो इज़ माई ट्विन ब्रदर, एंड जुड़वा भाई कहता है। अब्दुल फताह अल सीसी इज़ माई फेवरेट डिक्टेटर। कि दुनिया में बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं लेकिन उन आमिरों में मेरा पसंदीदा आमिर अब्दुल फताह अल सीसी है। अब अमेरिका की जो पॉलिसी डेमोक्रेसी के हवाले से अदरवाइज है, उसमें एक शख्स का ये ओपनली कहना कि ऑफ ऑल द डिक्टेटर्स आई लाइक अब्दुल फताह अल सीसी द मोस्ट। फिर घंटों टेलीफोन के ऊपर अपनी दौलत के अंबार और बिजनेसेस और इन मामलात के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान के साथ गप्पे लगाना, ये तो एक अनकन्वेंशनल अमरीकी सदर है ना, जो जब ओवल ऑफिस में आएगा उस बैजवी दफ्तर में तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी। सो इज़ इट गोइंग टू चेंज फॉर पाकिस्तान। ये जितने लोग ये अंदाजे लगा रहे हैं ना कि कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपसाइड डाउन हो जाएगी, लेकिन ये जो मामला चल रहे हैं ना ये नहीं चल सकेंगे और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अभी तो देखें, मैं आने वाली वीडियोस में, अब जाहिर है कि ये इशू और सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर थॉरली मैं बहुत सीरीज़ जो है वो करने लगा हूँ और अगले 24-48 घंटों में तैयार रहें ढेर सारी इस सब्जेक्ट के ऊपर चीज़ें मैंने करनी है। रिपोर्ट 9 जनवरी 2024, अभी पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं हुआ था। मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो किया था, उसका थंबनेल जो है वो, बल्कि मैंने अभी आपको उसका वो फॉरवर्ड भी किया है। मैं इतनी देर में मैं निकाल लेता हूँ। उसमें देखें, ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका में ये तब्दीली है, उस तब्दीली का ये मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पास हैज़ गॉट टू मच इन हिज प्लेट।
लेकिन आपने अभी एक बात लोकल की थी। सिनेरियो पे उसको बहुत सारी चीज़ें हैं। उसने भी गुज़श्ता 4 साल में जो उसकी परसिक्यूशन हुई है उसकी पार्टी की, वो समझता है उसने बदले लेने हैं अपने, उसने बहुत सारे जर्नैलों से इस्तीफ़े लेने हैं, उसने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन में उखाड़ पिछाड़ करनी है, स्टेट डिपार्टमेंट में तब्दीलियाँ आनी हैं। अभी उन्होंने अपनी कैबिनेट जो है उसका डिसाइड करना है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन होगा, यानी कि वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा। उसके बाद पूरी के पूरे स्ट्रक्चर जो है वो अपसाइड डाउन होगा। और इस मरतबा मैं आपको बताऊं, ये तब्दीली ये कोई नॉर्मल तब्दीली नहीं होगी। अब वो जो मैं जिस वीडियो का हवाला दे रहा हूं ना, उसका थंबनेल था कि ख़तरा नवाज शरीफ के सर पर मंडला रहा है। इस्लामाबाद से 11,367 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी नवाज शरीफ के लिए क्यों तबाहकुन हो सकती है। मैं आने वाली वीडियोस में वो दोबारा आपके सामने जो है वो चीज़ें रखूंगा। लेकिन आप यू आर आस्किंग समथिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने बिग डैडी की भी बात की थी, तो आपके इस टाइटल को पढ़ के तो ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो बिग डैडी जिनके थे उनमें हमारी मौजूदा हुक्मरान सियासी जमात या जमातें हैं, ये भी शामिल हैं, जिनको बिल्कुल शामिल है। अब उसकी हम वजह देख रहे हैं जो उनका रवैया, अब हम कल से देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे जैसे जीत के करीब जाते रहे, हमने देखा कि ट्वीट्स भी डिलीट होने लग गए बहुत से लोगों के, और कुछ को तो आपने भी निशानदेही की कि ये वाला भी डिलीट कर दें। तो इस सब से नज़र यही आ रहा है कि जिस कदर तंज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, कि वो ज़्यादा कुछ पुर उम्मीद है, उसके ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर थोड़ी देर के लिए बाहर कर दें, इन लोगों को क्यों कर परेशानी है डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से? इनको परेशानी वैसे तो होनी चाहिए। आप मुझे याद आ गया, आपने एक ट्वीट किया था, एक गाना था, जूता पॉलिश करेगा लेकिन तुम पर मरेगा। वो आपने किया था ना, आप ही ने किया था ना। और आपने लोगों से पूछा भी था गैस करें कौन है। लोगों ने नीचे कमेंट्स भी किए थे। मैं उस वक्त भी जब ये बात हो, तो जब ये बात हुई है, मैं ये कह रहा था कि ये जो कर रहे हैं ये डिजास्ट्रस है, इनको नहीं समझ आ रही। यार आपकी मेमोरी कितनी शार्प ये है, चीज़ें मैं बड़ी सोच रहा हूं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको हॉन्ट करेंगी और हॉन्ट करना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान की केस को फिलहाल सेपरेट कर दें, उसके ऊपर के अभी देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता चुका कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है और अभी उसको अभी सर्वाइव भी करना है। मैं आज पाकिस्तान की एक बड़ी टॉप रिटायर्ड खातून डिप्लोमेट के साथ बात कर रहा था, जिन्होंने बड़े बड़े ओहदों के ऊपर सर्व किया, और मेरी खासी लंबी तवील डिस्कशन हुई है उनके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हुई है आज बात। और उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अभी तो ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ही लिव्स 20th of जनवरी। जो उसके सामने प्लेट में जो उसका एजेंडा रखा हुआ है ना, जो कुछ उसने करना है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल और ख़तरा है। तो अभी तो 2 अटेम्प्ट तो आपको पता है ना कि ड्यूरिंग द कैंपेन हुई हैं यस, डोनाल्ड ट्रंप पे, ही सर्वाइव्ड। और एक के बारे में तो बताया गया कि कैसे उसकी उन्होंने स्लोमो करके, उसकी स्लो डाउन करके, उसको ब्रेक करके फ्रेम्स में उसके सर के मुड़ने और गोली के गुजरने का जो पूरा उन्होंने ट्रैजेक्टरी बनाई है कि भेजा आउट था उसका नैनो सेकेंड्स, वो बंदा ही वाज़न्ट देयर। बहरहाल ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, देखें पॉलिसी तो तब्दील होगी, बहुत सारे ममालिक के लिए होगी। पाकिस्तान का नंबर कब आएगा और उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट के दौरान, ये जो पीरियड है लल का, इस दौरान पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे कितना जल्दी रीच आउट करके उनको कन्विंस कर पाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश अमेरिका ओवरनाइट नहीं कर हमारा देखें, हमारे जो वज़ीर आज़म है ना, वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, और हमारे जो वज़ीर दिफा है ना, वो कहते हैं कि वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। अब वो जो वेंटिलेटर है, उसका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, वो सिलेंडर रिप्लेसमेंट के मरहले में है। नया सिलेंडर आपको ऑक्सीजन मुहैया करेगा या नहीं करेगा, ये आपने मेक श्योर करना है। सही है। तो वेंटिलेटर को बहाल रखने के लिए, जारी रखने के लिए कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, उसमें नई एडमिनिस्ट्रेशन को रीच आउट। और इस वक्त पाकिस्तान का सफारत खाना वाशिंगटन डीसी में, उसके ज़िम्मे कुछ टास्क लग चुके हैं। मैं वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जो उनके जिम्मेदारियां लगाई जा चुकी हैं, जिसके लिए अब जो इस वक्त शायद पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तो देखें कमला हैरिस ने आना होता ना, तो इतनी वो ना होती, इतना ज़्यादा पैनिक ना होता। पैनिक आ गया है ना। पैनिक किस वजह से आया? क्योंकि आप ट्वीट्स कर रहे थे और आप कैंपेन चला रहे थे, आपने एक ट्रम्पिज़म और इमरानिज़म का एक कंपैरिजन बना लिया था।
इवन बिलावल भुट्टो को मैं सुन रहा था सर, वो भी कह चुके हैं, एहसन इकबाल साहब, ये वो लोग हैं जिनको संजीदा नहीं तो इनका नारा लगेगा, उन्हें खबर आई है ट्रम्प साडा पाई है। नहीं, वो आ गई है पहले तो जो देखिए उस वक्त इसका फिर लंबा हिस्टोरिक जो है वो पर्सपेक्टिव हो जाएगा, तो उसको हम आगे के लिए उठा रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ ममालिक जिनके साथ बड़ा, कुछ लीडर्स दुनिया में जिनके साथ उसका डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप था, आगाज़ में इमरान खान कहीं पर उसमें फॉल नहीं करते थे और एक्सेस कहीं नहीं था, वही एक बिटरनेस वाला था मामला। लेकिन बाद में बहुत सारे विजिट के बाद जॉन बोल्टन की आप बुक पढ़ लें, मेमोयर्स पढ़ लें, जो उस वक्त जिन लोगों ने ट्रंप के साथ सर्व किया था, वो बाद में ये बताते हैं कि अब्दुल फताह अल सीसी, मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब अर्दवान, विक्टर ओरबन, जायर बोल्सोनारो, किंग जोंग उन, इमरान खान, कम से कम ये 7 लीडर्स हैं जिनके बारे में ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि मैं गोल्फ कोर्स में हूँ या मैं बाथरूम में हूँ, अगर इनकी तरफ से रब्ते की कोशिश की जाए तो मेरा इमरान खान वाज वन ऑफ दोज, बड़ा इजी एक्सेस था। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उस वक्त 74 साल 75 साल हुए थे, 74-75 साल हिस्ट्री में हमें फॉरेन ऑफिस के लोग ये बताते हैं कि जितना इजी एक्सेस टू द वाइट हाउस उस वक्त था वो नहीं था। ये इसका मतलब ये नहीं है इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। यस, तो ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है। अलबत्ता ये कि जो हमारी जो हुकूमत है फिलवक्त हुकूमत, इसमें आपको पैनिक नज़र आ रहा है तो उसकी कोई वजह है ना, अगर नहीं हो तो फिर आप फॉरेन ऑफिस ना को भी कुछ बताया ही होगा ना। फॉरेन ऑफिस की बात अगर कोई सुनता होता, उस वो जो छोटा सा बाजा बजता है उसको कोई अहमियत दी होती तो आपका ना उस वक्त मामला ख़राब होता ना अब ख़राब होता। अलबत्ता ये पीटीआई को सूट करेगा या नहीं करेगा, कौन से लोग हैं जिनका ट्रंप और ट्रंप के इर्द गिर्द क्लोज फैमिली सर्कल के साथ डायरेक्ट एक्सेस है पाकिस्तान में, ये सवाल मैं आने वाली वीडियोस में इसका जवाब भी दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद जो सबसे पहला काम किया है ना, वो इफ यू डिग डाउन द स्टोरी उसका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट है और बड़ा डाढ़ा और स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्पैक्ट है। लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करते हैं। द बिग डैडी इज आउट। बहुत सारे रिजीम्स के लिए इस वक्त अपनी रिकैलिब्रेशन ऑफ टाइज की ज़रूरत है और उन ममालिक में कहीं डाउन द लाइन नीचे पाकिस्तान भी शामिल है। बहरहाल देखते हैं कब नंबर आता है पाकिस्तान का, और जो उम्मीदें बहुत से लोगों ने यहाँ पर लगा रखी हैं, और बिलखसूस वो लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और जो उनकी परेशानी जैसा कि बात कर रहे हैं कि पैनिक, और सॉरी उस तरह की उम्मीदें नहीं कि कोई एकदम बहुत बड़ी चीज़, वो अमेरिका का सदर मुंतखब हुआ है, ये बात सबको समझना होगी। वो पाकिस्तान में ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटीज़ में पाकिस्तान अभी बहुत नीचे फॉल करेगा, लेकिन जो डायनामिक्स हैं वो ऑब्वियसली कुछ बात करते हैं। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।